नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत और चीन जल्द ही कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीमा गतिरोध को लेकर भारत और चीन पिछले सप्ताह हुई सैन्य स्तर के 9वें दौर की बातचीत में सैनिकों की जल्द वापसी की प्रक्रिया को और तेज करने और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हालात को नियंत्रण और स्थिर करने के सभी प्रभावी प्रयास करने पर सहमति बनी है। पिछले दौर की बातचीत में संयुक्त बयान का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्ष संबंधित देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति का पालन करने और बातचीत की गति को बनाए रखने को लेकर भी राजी हुए। भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 सूत्र सुझाए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में पिछले वर्ष हुई घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारत और चीन के संबंध दोराहे पर हैं और इस समय चुने गए विकल्पों का न केवल दोनों देशों बल्कि भविष्य में पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो समझेंगे कि बातचीत के बाद आगे की राह कैसी दिखती है और क्या विकल्प हैं और किस तरीके से हम वापस उस स्थिति में पहुंचे थे जब इस विवाद की शुरुआत हुई थी। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। विष्णु प्रकाश सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जयदेव रनाडे सर हमारे साथ हैं, सामरिक एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है सर। और श्रीकांत कोंडापल्ली हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज जेएनयू से। आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत में विष्णु प्रकाश सर आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे और अब जबकि बातचीत का दौर शुरू हुआ है और अगले दौर की बातचीत के लिए रजामंदी भी हो चुकी है, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और साथ ही साथ जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा उसकी दिशा या उन शब्दों को अगर समझें तो विकल्पों के लिहाज से क्या ऑप्शंस नजर आते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे माननीय विदेश मंत्री ने कहा कि इस वक़्त ये रिश्ता एक दोराहे पे है, समस्या है और ये जटिल समय है दोनों रिश्तों में। ये पहले तो मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। अब ये क्यों है? मैंने बहुत कम देखा है कि किसी नेता ने, किसी मंत्री ने इतने विस्तार से और इतने स्पष्ट तरीकों से चीन और भारत के रिश्तों के ऊपर टिप्पणी की। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो रिश्ता है, हमारे दोनों देश पुरानी सभ्यताएं हैं, हमारी अपनी आकांक्षाएं हैं, हमारी अपनी रुचियां हैं, हमारे मतभेद हैं और हमारी समानताएं हैं, पर इनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अब मुश्किल ये हो गई है कि चीन एक तरफ़ी बात करता है, जो उनकी संवेदनशीलता है उसका तो वो ज़िक्र करता है, पर हमारी जो हित हैं, हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उसकी बात नहीं करता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि जो द्विपक्षीय समझौते हैं या बहुपक्षीय समझौते हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, हम्म, इसका सम्मान होना चाहिए। और क्यों, अगर ये बुनियाद है रिश्ते की कि हम अपने जो विवाद हैं, हमारी जो मतभेद हैं, उसको विवाद में नहीं बदलने देंगे। पर चीन ने ये क्यों किया है, इसके बारे में कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये तो बुनियाद है जो उन्होंने बड़ी स्पष्ट रखी और ये कहा कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत ने बहुत संयम बरता है और हर तरह से कोशिश की है कि चीन को ये समझाया जा सके कि अ, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो दोनों तरफ का फायदा है, अगर मतभेद होगा, विवाद होगा तो दोनों तरफ का नुकसान है। तो अभी 9 दौर हो चुके हैं बातचीत के, कोई ज़्यादा हल नहीं निकला है क्योंकि हम्म, चीन वापस अपनी फ़ौजों को नियंत्रण रेखा पे नहीं ले जाना पार नहीं ले जाना चाहता, पर और कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि चीन अपनी फ़ौजों को वापस लेके जाए और जो समझौते हैं उनका सम्मान करें। अगर ये हमको लगता है कि ये होगा तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। मैं इस वक़्त
मुझे मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर ये है कि दोनों तरफ उनको ये समझ आए कि बातचीत ही एक रास्ता है आगे रिश्ते को बढ़ाने का। तो इसको सोचते हुए 10वीं जो बातचीत होगी, 10वां राउंड ऑफ डायलॉग होगा, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई हल निकलेगा। ओके, धनाडे सर, क्योंकि आशावादी रहना चाहिए, और ख़ासतौर पर हमने दुनिया के तमाम देशों के उदाहरण देखे हैं कि जब भी दो देशों के बीच सीमा पर इस तरीके के मसले आते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही वो उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर शांति वापस लौटे। और जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा है, और जो पहला फॉर्मूला उन्होंने बताया कि जब देश जो सामने हो, जिसके साथ सीमा लग रही हो, उसे ज़रूरी है कि जो हम समझौते कर रहे हैं या समझौते हुए हैं उनका अक्षरशः पालन करें। अब सवाल यह कि जो ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त हो चुका है, और क्या ऐसा बदलाव हो गया है पिछले 1 साल या 10 महीने के दरमियान कि चीन वापस उस समझौते को मानने को तैयार हो जाएगा? जो मेरे ख्याल से हम लोग जो हैं हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में चीन और भारत एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर में, बहुत ही फ्रेजाइल जंक्चर में अभी। और इसलिए जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने वो जो पॉइंट्स बिंदु सामने रखे, पहले तो वो कहते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि दोनों साइड को दूसरे साइड के बारे में चिंतित रहना चाहिए, दूसरे साइड के इंटरेस्ट को ख्याल रखते हुए फिर आगे बात बढ़ानी चाहिए। तो एक तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब तक बॉर्डर का मसला हल नहीं होता है तो बाकी की जो रिलेशनशिप है उसमें भी असर पड़ती रहेगी। और ये हम पहले भी कहते जा रहे हैं, पर इस वक्त कहना मेरे ख्याल से एक अलग सा उसका इम्पैक्ट होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया था, विष्णु प्रकाश जी ने, कि और आपने भी, कि अगर हम दोनों का जो रिश्ता है, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है, अगर सही रिलेशनशिप ना हो, अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप्स ना हो, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप ना हो, तो एशिया के लिए सही नहीं होगा। मतलब दोनों देशों के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे ख्याल से इनका ये कहना इस वक्त में एक सरकार का पॉलिसी इनंसिएशन हो गया है चीन को, कि हमारा ये रहेगा। अगर चीन सोचती है कि हमें दबाव में डाल के हम पीछे हटेंगे, वो नहीं होने वाला है। तो बात करने के लिए हम तैयार हैं, और वही रास्ता एक है जिससे हम ये हल कर सकते हैं। बाकी के इसमें एक छुपी हुई बात ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, यानी कि अगर ये प्रोट्रैक्टेड रहेगा, अगर ये देर तक चलेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से ये उन्होंने काफी अहम बातें सामने रखी हैं। अब चीन के ऊपर है वो क्या करती है और क्या समझती है। श्रीकांत जी, बातचीत में अगर कमांडर लेवल की बातचीत को हम देखें, जिस तरीके की प्रोग्रेस से मैं कहूँ कि जो आगे बढ़ने की उम्मीद नज़र आ रही थी, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि नकारात्मक नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सुखद कोई ऐसी खबर अब तक नहीं मिली है। हाँ, ये अच्छा है कि बातचीत जारी है, लेकिन जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, अगर उन फार्मूला को समझें और चीन के अब तक के रुख को समझें और भरोसा तोड़ने की उसी पुरानी रणनीति को देखें, तो कितनी ज़्यादा जटिलता नज़र आती है इस वक्त अगर चीन के भरोसे के, ट्रस्ट के उस लेवल को देखा जाए, और उसकी रणनीतिक जो मैं कहूं कि बदलाव पिछले 10 से 11 महीने के बीच में नजर आया है सीमा पर। सही कह रहे हैं कि ये पिछले 1 साल में जो हमने तय किया कमांडर्स मीटिंग में 9 बार, और जो विदेशांग मंत्रालय के जो वर्किंग मैकेनिज्म है बॉर्डर, उसमें जो बातचीत हुई, फिर भी एक हल तो नहीं निकला है। चीन ने कह रहे हैं कि हम एक मिडवे मीटिंग होना चाहिए, लेकिन हमने कहा है कि जो मार्च पिछले साल जो मार्च के जो स्थिति थी वो फिर लागू होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो विदेशांग मंत्री ने कहा, जो 3 परस्पर पर
जो उन्होंने सम्मान के बारे में कहा और उन्होंने संवेदनशीलता के बारे में कहा और ये हित के बारे में कहा। ये तीनों चीज चीन लग रहा है कि कोई खातर नहीं कर रही है। तो उसके बाद जो 8 प्रस्ताव जो बनाया है विदेशांग मंत्री ने, जो पहले से जो पहुंचे हुए समझौता का आदर करना चाहिए, जैसे कि 1993, 96 या 2005 में या 2013 में जो हमने समझौता की है सीमा के बारे में, उसको पालन करना चाहिए। दूसरा चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि जो LAC को मानना चाहिए, जो अभी हमारे पास जो LAC मार्च 2020 में जो रही थी, उसका पालन करना चाहिए दोनों साइड्स। तीसरा चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि शांति पर रखना चाहिए ये सीमा, क्योंकि पिछले साल जो मार्च अप्रैल में चीन ने कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट किया, तो ये सारा जो एग्रीमेंट्स के खिलाफ है ये, तो उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्व रखना चाहिए। चौथा उन्होंने ये भी कहा है कि बहुग्रीवी आसिया के बारे में हम सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नदियों का विषय पे भी जो तिब्बत से जो आ रहे हैं वो नदियों के बारे में, और जो आसिया के जो डिसीजन मेकिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में इसका बहुत फर्क है। और दूसरा पांचवा उन्होंने कहा है कि प्रमुख राज्यों के बीच संबंध प्रकृति में पारस्परिक होना चाहिए, और ये भी कहा है कि आकांक्षाओं का देखना चाहिए, और ये भी कहा है कि जो मतभेद होगी, और मतभेद वैसे ही होगी क्योंकि ये दोनों देश बहुत इकोनॉमिकली मिलिटरीली या दूसरा जो उनका बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसका जो प्रबंधन हमारे संबंधों से दूर रखना चाहिए और उसका कोशिश करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे विदेशांग मंत्री एक रेड लाइंस प्रपोज कर रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस पर। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये पिछले साल में जून 17 को जब विदेशांग मंत्री ने कहा है कि ये जो जून 15 तारीख को हमारा जो 20 सोल्जर्स का मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कहा है कि बायलैटरल रिलेशंस पे ऊपर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक एक यूनिफाइड आर्टिकुलेशन अभी हुई है दो दिन पहले, कि ये सारा जो 8 प्रस्ताव और जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटीज, म्यूचुअल इंटरेस्ट, इसके बारे में ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि चीन के बारे में एक रेड लाइंस भी हमने प्रपोज किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है श्रीकांत, जिसका आपने जिक्र किया, और मैं विष्णु प्रकाश सर आपसे समझना चाहूँगा कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चीन को लेकर बातचीत की टेबल के साथ साथ जब कमांडर से बातचीत हो रही है, सरकार की ओर से विदेश मंत्री ने बहुत ही साफ लाइन एक ड्रॉ कर दी है, और अब ये चीन को तय करना है कि असल में वो किस तरफ और कैसे आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी, और उसका कारण ये है कि ये जो चीन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, ये जो मिस एडवेंचर है इनका, ये एक राजनीतिक है, सैनिक नहीं है। ये जो निर्णय किया गया था कि ये करने का, सीमा रेखा को पार करने का, ये सबसे ये माना जाता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पे ही किया गया होगा। तो इसका समझौता भी, इसका जो समाधान है वो भी राजनीतिक तौर पे ही होगा। जो हमारी सैनिक बल ताकत है या जो हमारी सेना स्तर पे बातचीत हो रही है, ये मोडेलिटीज बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह से अगर रोल बैक होता है तो किस तरह से करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। पर अंतिम निर्णय राजनीतिक स्तर पे होगा और जाहिर है प्रधानमंत्री जी के स्तर पे होगा।
अब तो इसलिए जो लाल रेखाएं हैं या जो हमारी जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो रेड लाइंस हैं, उनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जैसे विदेश मंत्री जी ने कहा कि देखिए, चीन ने हर तरह से हमारा विरोध किया है। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का विरोध किया है, जो टेररिस्ट थे उनको सपोर्ट किया है। तो ये नहीं, कहने का मतलब था कि ये नहीं चलेगा। आपको हमारे लिए जो हमारी कंसर्न्स हैं, जो हमारी जो इंटरेस्ट हैं, उनका पालन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। कविंद्रन जी, दिक्कत जो है सबसे बड़ी ये है कि चीन अपने आप को सर्वोत्तम ताकत मान चुका है और वो चाहता है कि एशिया में एक बहुपक्षीय, यानी कि यूनिपोलर एक वर्ल्ड बन जाए जहां उनकी प्रीएमिनेंस हो। तो जो संदेश है कि वो एशिया भी एक मल्टीपोलर या बहु ध्रुवीय एशिया होगा, तभी काम चलेगा। और इसलिए ये सब कुछ बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। और लेकिन विष्णु हमने सर, ये जैसे आपने कहा, जी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने कहा कि चीन की जो मंशा शुरू से रही है, चाहे वो सामरिक नजरिए से देखें या आर्थिक जो ताकत है उसके नजरिए से देखें, कि वो एक मोनोपोली चाहता है। वो चाहता है कि इकलौता वो एक राष्ट्र रहे इस पूरे एशिया रीजन में और जिसके बैनर के नीचे सारे लोग खड़े हों। और इसका भारत लगातार मल्टीपोलर जो एक वर्ड की बात होती रही है उसकी तरफ हम बढ़ते रहे हैं। जिस तरीके से हालात पिछले कोविड से, अगर मैं ठीक 1 साल पहले से कहूँ, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर जब शुरू होता है चीन का, और उसके बाद हालात खराब होते रहे हैं, क्या उसके चलते पॉलिटिकल जो एक सेंसेशन थी उसको मूड को बदलने के लिए चीन की राजनीतिक ताकत सीमाओं पर ज़्यादा फोकस करती दिख रही है? और इसीलिए फिलहाल ऐसी उम्मीद करना शायद बेमानी होगा कि वो अपने उस नज़रिए को बदलें या उससे वापस लौटने की तरफ आगे बढ़ें। कविंद्रन जी, उनको ये बदलना पड़ेगा और उसका कारण ये है कि चीन, दो चीजें मैं इस विस्तार में ना जाते हुए संक्षिप्त में कहूंगा कि वो ये समझ रहे थे कि जैसे उन्होंने साउथ चाइना में सी में किया कि वो आगे बढ़े और कब्जा करते रहे, तो वो कुछ ऐसा सोच के बैठे हुए थे। वो उन्होंने देखा कि ये नहीं हो रहा है और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक तो ये। दूसरा, जो चीन की जो जिस तरह से उन्होंने सब देशों के साथ व्यवहार किया है, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, एक पुश बैक शुरू हो गया है। जो कोविड-19 के बाद जिस तरह से उन्होंने जो सामान जो भेजा, जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तो संक्षिप्त में जो जन मत है चीन के खिलाफ बड़ा प्रबल हो गया। तो इसको देखते हुए उनके पास कोई चारा रह नहीं जाएगा कि उनको अपना पैंतरा बदलना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि वो एक ताकतवर देश है, सब मानते हैं, पर ये कि वो अपनी मनमानी करेंगे ये नहीं चलेगा। तो जब तक ये धारणा में परिवर्तन नहीं होगा, ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। राणे सर, क्योंकि चीन का इतिहास अगर देखें जो विस्तारवादी नीतियों के चलते नजर आया है, उसमें अनेकों ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल्स दिखते हैं जहां पर चीन ने अतिक्रमण किया, कोशिश की, आगे बढ़ा, उसके बाद उसका फॉर्मूला रहा कि वह बातचीत की टेबल पर जहां तक वो पहुंच चुके हैं, जहां तक अतिक्रमण हो चुका है, उसी को फाइनल लाइन मानते हुए उस यथास्थिति को बरकरार रखवाने की कोशिश चीन की ओर से हुई है। कुछ उसी फॉर्मूले को यहाँ पर आजमाने की कोशिश होती नजर आ रही थी। लेकिन अब जब विदेश मंत्री के हम बयान को देखते हैं और जहाँ पर साफ लाइन ड्रॉ कर दी गई कि जो स्थितियाँ थी वो पुरानी स्थितियों तक अगर बहाल नहीं होती हैं तो फिर हालात बहुत ही गंभीर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखते हुए हमें तीन चीजों को सामने रखना चाहिए। पहली बात जो है कि जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बना है चीन का, उसने एक बहुत असर्टिव और एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाए हैं। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पर पेरिफेरी पे भी, चीन के पेरिफेरी पे और अमेरिका के साथ भी उनका मुकाबला है अमेरिका के साथ।
वो समझते हैं कि अमेरिका नंबर 1 पावर है, वो भी नंबर 1 मतलब उनका मुकाबला करेगा और उनको शायद उनको सरपास भी करेगा। उन्होंने ये समझते हुए कि इस टाइम उनका अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अमेरिका और दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी वीक है। चीन समझती है कि अब उसका मौका है, उसकी अपॉर्चुनिटी है और इसलिए दबाव वो बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से कि चीन और अमेरिका के बीच में जो हो, चीन समझती ये है कि ये जो अभी प्रेशर वो बना रही है दूसरे देशों पे, उससे वो पीछे हटेगी नहीं। वो पहली बात। तो हमें उसका भी ख्याल वो याद रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो शी जिनपिंग अपना पॉलिसीज एडवांस कर रहा है, वो मल्टी लेवल पे कर रहा है। मतलब उसने ये भी कहा है कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, यानी कि पूरी और अपना चाइना का जो मॉडल है उसने क्यों वो आगे रखा है लोगों के सामने। कहता है डेमोक्रेसी क्या चीज है, चाइनीज सिस्टम इज द बेस्ट और कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड दिस थिंग, इन अदर वर्ड्स शेयर्ड डेस्टिनी, यानी कि हम लोग सब एक साथ चलेंगे आगे। और उसका मतलब ऑफ कोर्स यही होता है कि चीन के डायरेक्शन पे हम लोग चलेंगे। पर तीसरी बात और जिस पे हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ये रेड लाइंस हैं, ये 4 मुद्दे जो हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, खास मुद्दे हैं। पर चीन जो है वो अभी बात शायद समझी नहीं है। खैर अभी कहा है इन्होंने तो शायद वो उसको एग्जामिन करेंगे, किंतु उन्होंने बॉर्डर पे जहां लद्दाख पे लद्दाख को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की थी, अब अरुणाचल में भी थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है। सिक्किम में परसों थोड़ा मुठभेड़ हुआ था, फायरिंग नहीं पर धक्का धुक्की हुई थी। मतलब कि नॉर्थ सिक्किम में भी अब मामला शायद उठ सकता है। और फिर उन्होंने ये जो बॉर्डर डिफेंस विलेजेस हैं, उन्होंने किबितू के सामने मतलब लोंगजू एरिया में एक बॉर्डर डिफेंस विलेज खड़ा कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो बॉर्डर डिफेंस विलेज उन्होंने वहां किया है, उनका प्लान है 684 बॉर्डर विलेजेस खड़ा करने का। जी। तो अब वो कहाँ आएंगे, किस सेक्टर्स में आएंगे, हमको उस पे भी मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, विदेश मंत्री ने अभी ये बयान दिया है, अभी अपना स्टेटमेंट दिया है कि चीन किस तरफ से देखती है। पर जब तक जो इतने सालों से हम शी जिनपिंग का व्यवहार देख रहे हैं, उसकी एटीट्यूड देख रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से वो आसानी से पीछे हटेगा नहीं। और वो तो तैयारी कर रहा है कि 2 साल के बाद जब उनकी 20वीं कांग्रेस होगी पार्टी की, कि उसको एक और टर्म मिले। राइट और सर। अगर वो उसका प्लानिंग है तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो दुर्बल या वीक नजर आए अपने लोगों के लिए। तो हमारे सामने ये इस टाइप का लीडरशिप है चीन में, जिसके साथ हमको डील करना है। श्रीकांत जी, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती हैं जिस तरीके से विदेश मंत्री के अगर इस 8 सूत्री फार्मूले को देखें। पहली जो कोशिश वो एलएसी की पुरानी जो रेखा थी उसको बहाल करने की, यानी कि वहाँ पर लौटने की, और दूसरी है कि जिस तरीके से अतिक्रमण करके जो स्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं चीन की ओर से लगातार, इन दोनों को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए आगे की राह, ये ऑप्शन किस तरीके से हो सकते हैं। हालांकि मैं ये भी ध्यान रखना होगा कि चीन का जो अब तक का रवैया है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, सिवाय बातचीत की टेबल पर अगले दौर की बातचीत के लिए राजी होने के अलावा। पहली चीज जो उन्होंने स्टेटस को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका वैसे खिलाफ ये जो बातचीत में, और हम भी हमारा सेना और दूसरे जो सिविल डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हम कुछ 40 स्ट्रेटेजिक रोड्स अभी शुरू कर चुका है, और दूसरा जो रेलवेज या एयरफील्ड्स या दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी लागू कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, हम भी जैसे कि रानडे साहब ने अभी बताया कि कुछ 680
गांव उन्होंने बना रहे हैं सड़क के सीमा सड़क के बगल में। तो हम भी ऐसे कुछ कोशिश करना है। आपको जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ 5 साल पहले जब किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, उन्होंने एक $800 मिलियन का एक प्लान बनाए थे, जैसे कि सारे जो सीमा से जो चले गए हैं लोगों, उनको फिर वापस बुलाने के लिए, जी। और वहाँ पे जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ उन सबको जिक्र करने के इंतज़ाम किया है उन्होंने। तो हम भी ऐसे जो 680 जो विलेजेस गाँव कोशिश कर रहे हैं चीन सड़क के बगल में, तो हम भी ऐसे चीज़ कोशिश करना चाहिए। और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी वहाँ पे लागू करना चाहिए हम। तो ये एक स्टेबिलिटी होगी हमारे सीमा के बारे में। तीसरा चीज़ जो हमने जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जो बनाए हैं अमेरिका से या इंडो पैसिफिक कंट्रीज से, जैसे कि अभी जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये इन सारे चीज़ों के ऊपर हमारा रक्षा मंत्री और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनसे बातचीत हुई, तो एक पॉजिटिव तरफ से ये हुई थी अभी तक। तो हम भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि एक इंडो पैसिफिक जो मैरीटाइम एरियाज पे जो हम भी एक कुछ इनिशिएटिव्स लेके आना पड़ेगा। जैसे कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने लागू किया, तो हम भी ऐसे जो ग्रैंड स्ट्रैटेजीज जैसे कहते हैं, तो उनको भी हम लागू करना चाहिए। ओके, यानी कि दुनिया की वैश्विक जो बिरादरी उससे सहयोग लेते हुए काउंटर हमें जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाने की ज़रूरत है। इसमें अमेरिका का रोल बेहद अहम भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मसले पर जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। आज फिलहाल इतना ही।